निरंजना ने प्रीति को बांधकर गुफा में फेंकने की योजना बनाई। यह देखकर जननी और कार्तिका के चेहरे बदल गए। भले ही वे प्रीति से ईर्ष्या करते थे, लेकिन वे निरंजना जितने बुरे नहीं थे। लेकिन निरंजना ने सिर्फ प्रीति को मारने की सोच ही नहीं बनाई, बल्कि उसे मरने से पहले अपमानित करने की भी साजिश रची। यह सच में बहुत ही क्रूर था। जननी और कार्तिका डर के मारे कांप उठे और निरंजना की ओर घूरते रहे। निरंजना के मुकाबले ये दोनों, जननी और कार्तिका, साधारण लोग ही थे। प्रीति को बचाने की उनकी इच्छा जैसी थी। वे भी डर के मारे चुपचाप खड़े थे। दरवाजे के उस पार करंट लगी दीवार के पास रक्तपाश वाले काले कुत्तों को देखकर दर्शन थोड़े डर के मारे जम गया। उसके होंठ फड़क रहे थे। उसने सोचा, इस लड़की को पागलपन की कोई हद पार हो गई है। निरंजना पागल हो चुकी थी। उसने डर से ठिठक चुके कुछ गार्ड्स को आदेश दिया, और किस बात का इंतजार कर रहे हो? मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं, जल्दी उसे फेंक दो। उन गार्ड्स का काम तो रोज कुत्तों को खाना देना ही था, लेकिन आज जब निरंजना ने कहा कि प्रीति को कुत्तों को खाना बनाकर फेंक दो, वे डर के मारे खड़े ही रह गए। यह किसी इंसान की हत्या करने जैसा ही था। यह सोचकर वे सब घबरा उठे। फिर भी उन्हें यह काम करना ही था, क्योंकि वे लीला पेंट हाउस में काम करने वाले साधारण कर्मचारी थे। निरंजना पहले भी कई बार बेरहमी से लोगों को सताती रही थी, बिना किसी दया के। अगर आज ये गार्ड्स उसकी बात नहीं मानते, तो प्रीति के साथ साथ उन्हें भी उसी भेड़ियों की गुफा में धकेल दिया जाता। निरंजना, जरा सोच समझ कर करो, कोई और सजा दे दो ना। ऐसा किया तो वो मर जाएगी। कहते हुए दिनेश की आवाज कांप रही थी। दिनेश ने यह बात प्रीति पर दया खाकर नहीं कही थी। उसे डर था, अगर प्रीति अंदर मर गई तो निरंजना का परिवार जरूर किसी और पर ही सारा दोष मढ़ देगा। बलि का बकरा ढूंढा जाएगा। उस हत्या का दोष निरंजना कभी अपने सिर नहीं लेगी। आखिरकार वह इल्जाम दिनेश के ही सिर आकर गिरेगा। क्या कहा तुमने? दूसरी सजा? निरंजना ने गुस्से से दिनेश की ओर देखा। उसकी धारदार चाकू जैसी नजर सीधे उस पर जा टिकी। क्या तुम इसके लिए दुखी हो रहे हो? कहीं तुम इसे प्यार तो नहीं करते? उसने तंज करते हुए पूछा। नहीं नहीं निरंजना, दिनेश ने घबराकर तुरंत सिर हिलाया। निरंजना, मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूं? वही तो थी जो मुझे बहकाने की कोशिश कर रही थी, हमारे बीच के रिश्ते को तोड़ना चाहती थी। ऐसी लड़की जिंदा रहने लायक नहीं है। तुम्हारे हिसाब से उसे मार देना ही सही सजा है। फिर भी क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है? यह मुझे कुछ ज्यादा ही खतरनाक आइडिया लग रहा है, दिनेश ने हिचकिचाते हुए कहा। आज वहां बहुत से लोग जमा थे। ऐसी हालत में अगर निरंजना ने प्रीति को भेड़ियों की गुफा में फेंक दिया तो यह साफ साफ एक मूर्खता भरा कदम होगा, ऐसा दिनेश को लगा। उस भीड़ में से कोई ना कोई जरूर इस बात को बाहर बता देगा। सच्चाई को छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिनेश यही सोच रहा था। तुझे शर्म नहीं आती? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तू इतना डरपोक निकलेगा। इन सबको देखकर चाहे तू डर जा, लेकिन मुझे किसी से कोई डर नहीं है, निरंजना ने गुस्से में कहा। इतना कहते ही उसने दिनेश के पेट पर जोरदार लात मारी। उस वार से दिनेश सिकुड़ता हुआ जमीन पर गिर। फेंक दो, फेंक दो, मैंने कहा ना। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? गौतम की बहन हूं मैं। इस लीला पेंट हाउस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर वही है। अगर अभी तुम लोगों ने इन घमंडी लोगों को उठाकर उस गुफा में नहीं फेंका, तो यही निरंजना तुम सबको उठाकर अंदर फेंक देगी। कहते हुए निरंजना ने कमर पर हाथ रखकर घमंड से सिक्योरिटीज की ओर देखा। यह सुनते ही वहां खड़े गार्ड्स घबरा गए। उन्होंने जल्दबाजी में प्रीति को घसीटना शुरू कर दिया और करंट लगी बाड़ के पास ले जाकर उसे अंदर फेंकने की तैयारी करने लगे। उस करंट वाली बाड़ के अंदर कई काले भेड़िए खून से भरी हिंसक आंखों से प्रीति को घूर रहे थे। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्रीति की आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही। छोड़ देने की गुहार लगाते हुए वह डर के मारे जोर जोर से चीखी, बिलखती रही। लेकिन उन गार्ड्स के भारी हाथ लोहे की बेड़ियों की तरह उसे कसकर पकड़े हुए थे। वह उनसे छूट ही नहीं पा रही थी। सूर्या, तुम कहां हो? मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचा लो। क्या तुम नहीं आओगे? प्रीति सिसकते हुए बुदबुदाई। उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गईं। इस निराशाजनक हालत में उसके जहन में बस एक ही नाम था, सूर्या। सूर्या, सूर्या, उसका नाम बार बार पुकारते हुए प्रीति ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसी पल जननी और कार्तिका भी एक ही बात सोच रही थीं। इस प्रीति का किसी काम ना आने वाला पति आखिर कहां चला गया? दोनों तो हमेशा एक दूसरे के पास ही रहते थे। वो तो यहां होना चाहिए था। तो अब सिर्फ यही सवाल है, वो प्रीति के पास क्यों नहीं है? कार्तिका ने यह सवाल खुद को रोक न पाते हुए पूछा। जैसे ही उसने यहां देखा,
उसे निरंजना के बारे में सब पता चल गया होगा। डर के मारे वह भाग गया होगा। जननी ने धीरे धीरे कान में कार्तिका से कहा। उसने प्रीति के प्रति सहानुभूति जताई। प्रीति ने सूर्या पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन सूर्या ने सच में उसके जीवन के इस सबसे अहम पल में उसे अकेला छोड़ दिया था। सही में वह बस एक कायर ही है, कार्तिका ने गुस्से में फुसफुसाते हुए कहा। पहले सूर्या गर्व से कहता था कि वह प्रीति को निरंजना के अत्याचार का 100 गुना बदला देगा, लेकिन अब सूर्या। प्रीति ने निरंजना को देखते ही शिकायत की। सूर्या तो जैसे चूहा देखकर भाग गया, लेकिन सच यह था कि सूर्या निरंजना को देखकर डर के मारे नहीं भागा था। यह कार्तिका को नहीं पता था। दर्शन गुस्से में दोनों हाथ मुड़े हुए खड़ा था। उसने कई बार अपने घुटनों को आगे बढ़ाकर खुद को तैयार किया कि वह प्रीति को बचाए, लेकिन जब वह सोचता कि इस हालत तक पहुंचने का कारण स्वयं निरंजना है, तो उसे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर भी उसने सोचा कि अपनी पूरी जिंदगी उस तरह के व्यक्ति सूर्या पर भरोसा करना प्रीति के लिए कितना मूर्खतापूर्ण था। उसी समय शेयर होल्डर्स की बैठक वाले कमरे में सूर्या प्रवेश कर गया। जैसे ही सूर्या अंदर आया, उस मीटिंग रूम में बैठे कुछ युवा कोट सूट पहनकर खड़े हो गए और सूर्या की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था, लेकिन किसी तरह की नफरत या शक नहीं था। क्या यह वही आदमी है जिसने RS 300 से कम कीमत के कपड़े पहने हुए इस लीला पेंट हाउस का बड़ा शेयर होल्डर बनने का दावा किया है? यह असंभव लगता है, उन्होंने मन ही मन सोचा। हालांकि उन्होंने सूर्या को संदेह भरी नजर से देखा, फिर भी उनके चेहरे पर आदर भरी मुस्कान थी। सूर्या सर, अंदर आइए, कृपया अंदर आइए, सबसे पहले नरेश ने कहा। सूर्या की ताकत और प्रभाव उन्हें अच्छी तरह पता था, इसलिए उनके मन में किसी तरह का विरोध नहीं था। सूर्या के पीछे RSP परिवार हो या न हो, उस पर भरोसा करना उनके लिए संभव नहीं था। सूर्या सभी कलाओं में निपुण और प्रशिक्षित था। खासकर बचपन से ही सूर्या आत्मरक्षा का विशेषज्ञ रहा था। नरेश ने मीटिंग हॉल में सूर्या का स्वागत किया, लेकिन सूर्या ने बिना किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया के जवाब दिया। ये उसके लिए कुछ गलत लग रहा था और वह मन ही मन परेशान था। क्यों, यह उसे समझ नहीं आया, लेकिन इस समय कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी पूरी शांति अब खत्म हो चुकी थी। सूर्या की इस उलझन को देखकर नरेश अपना चेहरा कसकर रोक नहीं पाया। उसने सोचा कि लीला पेंट हाउस के कर्मचारी सूर्या को ठीक से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ऊपर उस मीटिंग हॉल में मौजूद सभी लोग वे मुंबई के एक मशहूर अमीर परिवार के सदस्य थे। सामान्य तौर पर जब उन्हें लोग बाहर देखते हैं तो उनके साथ सम्मान और आदर के साथ पेश आना चाहिए, लेकिन मीटिंग हॉल में बैठे सूर्या ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उनके सामने बैठे लोगों की ओर देखने तक की जरूरत नहीं समझी। सूर्या सर, पेंट हाउस के स्टाफ में से किसी ने आपके पास गलत व्यवहार किया या गलत बातें की हैं क्या? नरेश ने उलझन भरी नजरों से सूर्या से पूछा। सूर्या के पहने हुए कपड़े लीला पेंट हाउस के वातावरण से मेल नहीं खा रहे थे। इसके अलावा विला के कुछ कर्मचारी बार बार सूर्या की ओर देख रहे थे और यह सूर्या को अनदेखा करने की स्थिति में नहीं छोड़ रहा था। सूर्या धीरे धीरे अपना सिर हिला रहा था, लेकिन तेजी से नहीं। सूर्या हंसते हुए बोला, आपने कहा कि सभी लोग आ चुके हैं, तो जल्दी उन्हें बुला दो, मुझे और काम है। यह कहते हुए वह थोड़े हड़बड़ाए हुए लग रहा था। उसे कुछ गलत होने वाला सा महसूस हो रहा था। सूर्या प्रीति के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसने उसे कुछ ही मिनटों के लिए अकेला छोड़ा था और अब वह सोच रहा था, इतना क्यों घबराया हुआ महसूस कर रहा हूं, जबकि कुछ भी हुआ ही नहीं। कुछ युवा जो पहले से ही सूर्या से नाराज थे, उसकी इस बात को सुनकर और गुस्से में आ गए। मीटिंग हॉल में प्रवेश करने के बाद से ही सूर्या की उपेक्षा भरी मानसिकता और उसकी अनदेखी ने उन्हें असहज कर दिया था। दरअसल जैसे ही सूर्या ने अंदर आते ही धैर्य नहीं दिखाया, उन्होंने नाराजगी महसूस की। मुंबई शहर में नरेश को छोड़कर किसी ने भी उन्हें आदर के साथ देखा या बात की ही नहीं थी। नरेश भी कभी उन्हें उपेक्षित तरीके से पेश नहीं आता। ऐसे में सूर्या का उनका आदर न करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। वैसा कुछ नहीं है, वह ऐसा नहीं सोचते। नरेश ने चिंतित होकर समझाने की कोशिश की,
अगर गौतम और बाकी लोग सच में सूर्या के खिलाफ खड़े हो जाते तो लीला पेंट हाउस की व्यवस्था बिखर सकती थी। इस बीच सूर्या ने हाथ हिलाकर नरेश को बीच में रोक दिया। नरेश, तुम्हें उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि मैं उन्हें नजरअंदाज कर रहा हूं। सूर्या हंसते हुए बोला। मुंबई के अमीर और प्रतिष्ठित लोग जो उस मीटिंग हॉल में इकट्ठे थे, सूर्या की इस बात को सुनकर चुप हो गए। सूर्या की ही बात ने उनमें नाराजगी पैदा कर दी। फिर भी लीला पेंट हाउस में कुछ हिस्सेदारी रखते हुए वे भी उसके समान ही स्थिति में थे और यही सोच रहे थे कि अगर वे ऐसा सोचेंगे कि वह सूर्या को चुनौती दे सकते हैं तो यह सूर्या के लिए अपमानजनक साबित होगा। यह नरेश को महसूस हुआ। लेकिन सवाल यह था, क्या सूर्या उस प्रीति को बचा पाएगा जिसे निरंजना ने फंसा रखा है? सूर्या ने मीटिंग हॉल में प्रवेश करते ही सभी की ओर अनदेखा किया। सूर्या सर, अगर बिजी हैं तो हम यहां से निकल सकते हैं। अगर वह बिजी हैं तो भाई हमने सबको क्यों बुलाया? किसी ने उन्हें देखने के लिए रोने तक किया। इतने में सभा में से एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। यह सुनकर नरेश ने चिल्लाते हुए कहा, गौतम तुम क्या बोल रहे हो? उसका चेहरा तेजी से बदल गया। उसे सच में कुछ तुरंत होने वाला सा महसूस हुआ। जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, सूर्या ने कहा। तो फिर ऐसा क्या जरूरी काम है? हमसे मिलने के लिए ही तो बुलाया, लेकिन लगता है उसके लिए उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। हम भी बिजी समय में यहां आए हैं, गुस्से में उठते हुए गौतम ने कहा। गौतम की ओर देखते हुए सूर्या ने पूछा, क्या तुम लोग सच में खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझते हो? तुरंत ही गौतम का चेहरा बदल गया। सूर्या की नजरें उस पर कड़ी थीं। फिर भी इतने लोगों के सामने वह पीछे हट नहीं सका। मैं अकेला नहीं हूं, यहां मौजूद हर कोई महत्वपूर्ण है। भले ही लीला पेंट हाउस का 29% शेयर अभी तुम्हारे नियंत्रण में हो, लेकिन हम सभी मिलकर इसका नियंत्रण बनाए रखेंगे। जो शेयर गौतम के पास था वह सूर्या से कम महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए ऐसा ठस्सा बोलना सिर्फ उनके ही नुकसान में जाएगा। ध्यान से और समझदारी से बात करो, गौतम ने गहरी आवाज में कहा। उसे अच्छी तरह पता था कि वह अकेले सूर्या का सामना नहीं कर सकता। केवल तभी वह सूर्या के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो सकता था जब मीटिंग में मौजूद अन्य शेयर होल्डर्स को अपने साथ जोड़ ले। नरेश को छोड़कर बाकी किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने खुले तौर पर गौतम की बात को मान लिया। हाँ, सूर्या बड़ी हिस्सेदारी वाला हो सकता है, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं, तो तुम बड़ी ताकत नहीं बन सकते। ये सब मीटिंग में मौजूद लोग सोच रहे थे। गौतम, यहां ऐसे बेवकूफी भरी बातें मत करो। सूर्या सर ऐसा नहीं सोचते। वह